हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशन। अगर आप भी CIB 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्स पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है एग्जाम। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज इस लेक्चर में हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग होती क्या है, ये कैसे काम करती है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सकें। और साथ के साथ ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला देखो क्या है, इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी। क्लियर है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम इंफॉर्मेशन को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के हेल्प से एक जगह पे दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर करते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम करते क्या है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनका यूज करके हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, उनको हम जो है स्टोर करके रखते हैं, और फाइनली उसको सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पे हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। अब ये जो काम करती हैं, जो इंडस्ट्रीज इस काम को करती है, उनको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। क्लियर है। आपने कई बार सुना होगा कि ये IT इंडस्ट्री है। तो बेसिकली वो क्या काम करती हैं, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर मीनिंग देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं किसका, कंप्यूटर्स का, स्टोरेज डिवाइसेस का, नेटवर्किंग डिवाइसेस का, या फिर किसी और फिजिकल डिवाइसेस का, ताकि हम उसको यूज करके क्या कर पाए, इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर पाए, उसको प्रोसेस कर पाए, स्टोर कर पाए, और सिक्योरली जो है उसको एक्सचेंज कर पाए। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर की जाती है, वो ऑब्वियस ही बात है वो किस फॉर्म में की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में की जाती है। क्लियर है। कोई ऐसे फिजिकली किसी को जाके इंफॉर्मेशन दे के नहीं आता, फिजिकल पेपर्स नहीं दे के आता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर में जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है चली जाती है। क्लियर है। तो ये हमारा मीनिंग था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट देखो, इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप लोगों को पता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है, उसका हमारी लाइफ पे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। हमारी लाइफ पे कोई जर्नल पब्लिक है उसके ऊपर, ठीक है, जो हमारे देश का बिजनेस है उसके ऊपर, जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर, ठीक है, सभी पे जो है अलग अलग पोर्शन में टेक्नोलॉजी का जो है इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है। क्लियर है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो जनरल पब्लिक है, गवर्नमेंट है और बिजनेस है, उस पर टेक्नोलॉजी का क्या यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट करता है। तो पहला देखो क्या है, जर्नल इंपैक्ट। जर्नल इंपैक्ट में हम जर्नल देखेंगे जो आम लोग हैं उनके ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। आप लोगों को पता है कि आजकल हमारी लाइफ में हर पॉइंट पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अगर हमें खाना बनाना है तब भी टेक्नोलॉजी का यूज, हमें ट्रैवल करना है तब भी हमें टेक्नोलॉजी का यूज, अगर कोई हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तब भी हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, वहां पे भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम डाटा को यूज करते हैं। तो हर जगह टेक्नोलॉजी जो है वो बिखरी पड़ी है और हम उसका यूज यहाँ पर करते हैं। क्लियर है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इंपैक्ट पड़ा। पहले देखो क्या है कि अब
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो हमारी जनरल पब्लिक है वो ज़्यादातर काम जो है वो कंप्यूटर से करने लगे। जो भी उनको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट काम करने हैं, वो किसकी हेल्प से करने लगे यहाँ पर, कंप्यूटर की हेल्प से, क्योंकि वो आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक वर्ड टाइप करना है, अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अगर इन जनरल जाए तो हम अगर हमें पास्ट के बारे में, हिस्ट्री में जाना है, ठीक है, तो हम किसी बुक को यहाँ पर रेफर करेंगे, उससे हम पढ़ेंगे, ठीक है। बुक में पहले वो तो खोजेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, जिससे बहुत टाइम लगता है। पर वैसे ही अगर आप सिर्फ एक सिंगल सा कीवर्ड अगर गूगल पे टाइप कर देते तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर आज अपना जो काम है वो कंप्यूटर के ऊपर करने लगे, क्योंकि उससे हमारा टाइम भी सेव होता है और सारा काम हम एक्यूरेटली भी कर पाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वी विल एबल टू एक्सेस एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड इन द होम, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलप होने की वजह से अब हम घर बैठे अगर हमें कोई भी मूवी देखनी है, कोई भी सीरीज देखनी है, तो हम आराम से यहाँ पर देख सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइसेस पे, या फिर जो हमारे स्मार्ट एलईडी टीवीज हैं वहां पर हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फिल्म देखने जाना होता है तो हमें सिनेमा घर में जाना पड़ता है, ठीक है, अलग से ग्रुप में, है ना। पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हुआ कि अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही हमें सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है, सारा एंटरटेनमेंट मिल जाता है, सारी मूवीज वगैरह हम घर बैठे ही देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इट मेक्स हाउसेस मोर कंफर्टेबल, जो हमारे हाउसेस है जहां पर हम रहते हैं उसको भी इसने काफी ज्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब हाउसेस को कैसे कंफर्टेबल किया, तो एक एग्जांपल दूंगा आप लोग को। आजकल आप लोग को पता है कि हमारे जो घर में कि बाहर एक कैमरा लगा होता है, जैसे कोई बेल मारता है तो हम कैमरे में देख लेते हैं कि कौन है, और उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें गेट खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए। अदरवाइज अगर वो कैमरा नहीं लगा हो, अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिसको हमें नहीं अंदर लेना है, तो हम गेट खोल देते हैं, उसके बाद हमारे पास चॉइस नहीं रहती, ठीक है। पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब वो कंफर्टेबल हो गया, हम आसानी से जो है यहाँ पर पता लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हमारे जो घर के काम होते हैं उसको हम आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से यहाँ पर कर पाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा देखो और क्या हमें चाहिए होता है, जो हम जब ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हम जब कार पे जाते हैं तो उसमें भी हमें जो है सहूलत मिल जाती है। आजकल आप लोग को पता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई, ऑटोमेटिक कार्स आ गई है, ठीक है। उसमें क्या है, सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं। कोई ड्राइवर जैसे मान लो कि गलत कार चला रहा है, ठीक है, उसे कहीं पे रुकना है तो कार उसको पहले ही बता देगी कि आपको ये काम करना है। जैसे मान लो कि इंजन बहुत ज्यादा गर्म है तो अलार्म बजने लग जाएगा कार का कि हाँ भाई इंजन गर्म है, आपको कार यहाँ पर रोकनी चाहिए। तो इसी से अलावा और भी बहुत सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कार से वगैरह में मिल जाता है। बहुत सारी सहूलत जो है हमें यहाँ पर कार में मिल जाती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो, अब देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब जो हमारा जो काम होता है वो हम घर से भी कर सकते हैं। जैसे कि हुआ था ना, जैसे कोरोना आया था तो उस केस में क्या हुआ कि ज्यादातर जो काम है वो घरों से लोगों ने किया, ठीक है। वो पॉसिबल कैसे हो पाया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया था। क्लियर है? ऐसे ही जैसे हमें अगर पढ़ना हो तो भी हम यहाँ पर घर पे बैठे बैठे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ जर्नल इंपैक्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ओवरऑल तो आप लोग को जर्नल इन जर्नल पता ही है कि कितना इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बिजनेस और इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो पहला जो इंपैक्ट पड़ा, देखो इससे हमारा जो बिजनेस है, इकोनॉमी, उसकी ग्रोथ हुई, ठीक है। कैसे ग्रोथ हुई है? तो यहाँ पर जनरली देखो, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो है मशीन्स हम यूज करने लगे, जिससे जो हमारी प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई। उन मशीन्स के आने से पहले हम मैनुअली काम करते थे, जिससे इतने ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी, जिससे हमारा बिजनेस भी ग्रोथ नहीं कर पाता था और इकोनॉमी भी ग्रोथ नहीं कर पाती थी। पर क्या हुआ कि मशीनों की आने की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अब जो है सारा काम जो है मशीनों की हेल्प से होता है, जिससे ये फास्ट भी होता है और एक्यूरेटली भी होता है। लॉस होने के चांसेस भी यहाँ पर कम होते हैं। साथ के साथ जो बिजनेस को यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर से बेसिकली जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो एग्रीकल्चर में भी मशीनों का यूज करने लगे हैं किसान, ताकि जिससे क्या होता है कि रॉ मटेरियल भी यहाँ पर बहुत मिल जाता है बिजनेस को, और आसानी से सस्ते रेटों पे यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट देखो, एवरेज पर्सन, ठीक है, एवरेज पर्सन इंक्रीजिंगली रिच। वो हर कोई हमारे देश में जो पर्सन है वो यहाँ पर अमीर बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से लोगों की इनकम भी इंक्रीज होती है, और उनको जो उनके खर्चे होते हैं वो भी यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि गुड्स जो है अवेलेबल होती है मार्केट में, है ना। तो उसकी वजह से जो एवरेज पर्सन है, हर एवरेज पर्सन जो है उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो रहा है, वो यहाँ पर अमीर हो रहा है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो, इट विल क्रिएट बोथ एंड रिच एंड पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये रिच करता है, पर आप लोग को पता है कि
कोई भी चीज है उसके बेनिफिट होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है। एक तरफ तो ये लोगों को रिच कर रहा है, एवरेज पर्सन को यहाँ पर रिच कर रहा है, पर ये किन लोगों को रिच कर रहा है? जो कि टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तो उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। पर इसके ऑपोजिट एक और वो भी पर्सन होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको जॉब से यहाँ पर हटाया जाता है, उनकी जॉब चली जाती है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर काम नहीं मिल पाता और वो जो है गरीब और गरीब होते रहते हैं। इसके अलावा देखो, जैसे ये मशीनरी का यूज करने लगे तो जो लेबर पहले काम करती थी मैनुअली, उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि अब मशीनरी उनसे ज्यादा अच्छा यहाँ पर काम करते हैं, जिससे लोगों की यहाँ पर जॉब जो है वो चली जाती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर रीच न्यू इकोनॉमिक मार्केट, ठीक है। अब देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप लोग को पता है कि ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि अब हम इंडिया में बैठे कहीं पे भी अपना सामान जो है बेच सकते हैं। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। हमें क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। वेबसाइट पे प्रोडक्ट दे देना है, जो भी मान लो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, वो वेबसाइट पे जाएगा, हमारा प्रोडक्ट देखेगा, उसको पसंद आया तो उसको बाय कर लेगा, और हम जिससे क्या होगा कि हमारी मार्केट इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले हम इंडिया में ही प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब पर हम दुनिया के अलग अलग देशों में जो है प्रोडक्ट बेचने लगे, जिससे जो मार्केट में एक्सपेंशन है वो बढ़ता है, बिजनेस की यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है। क्लियर है? न्यू न्यू यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है मिलती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो ई कॉमर्स, ठीक है। अब ई कॉमर्स आप लोग को पता है कि हम जो है इंटरनेट की हेल्प से, वेबसाइट की हेल्प से यहाँ पर जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं, ठीक है। तो इससे जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो आसानी से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बिना कोई फिजिकल स्टोर ओपन किए आसानी से यहाँ पर बेच सकते हैं। उनको ज़्यादा यहाँ पर खर्च करने की जरूरत नहीं है कि उनको दुकान लेना है, लोग चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी बहुत कम लगते हैं, सिर्फ उनको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट का फोटो खींच कर डालनी है और उनका प्रोडक्ट जो है बिकने लग जाएगा, उनका बिजनेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, इंपैक्ट ऑफ मनी, ठीक है। मनी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? तो आप लोगों को पता है कि पहले जो हम यूज करते थे कैश, हम ज्यादा यूज करते थे, क्या करते थे? कैश ज्यादा यूज करते थे। छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन, हमें कोई भी यहाँ पर चॉकलेट खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो हम क्या करते थे? यहाँ पर कैश बढ़ाते थे। बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन तब भी हम कैश ही यहाँ पर देते थे, जिसमें चांसेस होते थे फ्रॉड के। हमारा कैश अगर हम संभाल कर रखें तो कैश के गुम होने के भी चांसेस यहाँ पर काफी होते थे, ठीक है। पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से वजह से जो कैश का यूज है बहुत ज्यादा यहाँ पर कम हो गया। अब लोग जो है कैश की बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पेमेंट करने लगे। जितने भी पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि बिल पे करना है, कोई स्टॉक खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, तो वो क्या करते हैं? वो सारा का सारा काम कंप्यूटर में ही करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो आराम से पेमेंट कर देते हैं। आज अगर नॉर्मल लाइफ में आप देखो कि अगर आपको यहाँ पर दुकान से चॉकलेट खरीदनी है या फिर आपको यहाँ पर कोई स्टॉक खरीदना है, तो आप सिंपल अपने मोबाइल फोन की हेल्प से यहाँ पर कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब लोग स्मार्ट कार्ड का यूज करने लग गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब क्योंकि आप लोगों को पता है डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, लोग उनका यूज करते हैं। कैश तो वो लेके चलते ही नहीं है, बैग में या तो गूगल पे होगा मोबाइल में, या फिर पर्स में क्या होगा हमारा, पैसों की जगह पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उन्होंने बस कार्ड को स्वाइप करना है और उनका काम यहाँ पर हो गया। क्लियर है? तो लोग आजकल जो है स्मार्ट कार्ड का यूज करने लगे हैं, छोटी से छोटी यहाँ पर परचेज या वगैरह करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब ये जो स्मार्ट कार्ड होते हैं, ये हमारा जो रिकॉर्डिंग्स होती है उनको रिकॉर्ड करके भी रखता है। मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनको रिकॉर्डिंग करने का भी ये काम करता है। जैसे कि देखो, अगर हमने क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है, हम जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी और लास्ट में हमें जो उसकी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ, कैसे कैसे हुआ, और हमको यहाँ पर कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि देखो, जब हम कैश से यूज करते हैं, कैश दे दिया अगर, तो हमें उसको सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके रखा, तब तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, अदरवाइज उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि दिमाग इतना है ही नहीं कि हम उनको याद कर पाए छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन को। पर यहाँ पर हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है। क्लियर है? दूसरा देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को बूस्ट मिला। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को बूस्ट मिलने से क्या हुआ कि अब हम जो बैंकिंग की सर्विसेज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में घर बैठे कहीं से भी ले सकते हैं। इससे क्या हेल्प होगी, जो लोग हैं अपने पैसों को दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज में जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। यानी कि अगर किसी को लगता है कि डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो वो क्या करेगा, अभी डॉलर को खरीद लेगा और उसको जो है यहाँ पर यूएस में एक बैंक अकाउंट ओपन करेगा और वहां पे उसको जो है जमा करवा देगा, ठीक है। तो आसानी से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट के ऊपर भी इसका काफी इंपैक्ट पड़ा। जो गवर्नमेंट है हमारी, वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। आजकल देखो, जितना भी ज्यादातर काम होता है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से होती है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर मान लो इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, या और कोई रजिस्ट्रेशन कराने का काम करना है, तो आप वेबसाइट के थ्रू जाते हो, ऑनलाइन के थ्रू जाते हो। और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया है? हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलप होने की वजह से अब जितने भी हमारे लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, उनकी
की इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। हम सिर्फ कंप्यूटर पे एक थोड़े कीवर्ड सर्च करेंगे कि किसी भी एक्ट के बारे में जानना है, किसी भी रूल के बारे में जानना है, और हमें जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि हर एक, जैसे आरबीआई होगी, उसकी भी अपनी एक वेबसाइट है, वो जो जो सर्कुलेशन ले आता रहता है, ठीक है, गाइडलाइंस इशू करता है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वहां से आराम से मिल जाती है। तो गवर्नमेंट की ही जितनी भी पॉलिसीज वगैरह, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर नेटवर्क पे यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ऑपरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, उसके बारे में भी जो हमारे सिटीजन है उनको यहाँ पर पता लगता रहता है, क्योंकि वो समय समय पे जो है अपडेट करती रहती है कि कितनी ग्रोथ यहाँ पर हो चुकी है। इसी के साथ जो हमारे सिटीजन है वो किसी भी, जैसे मान लो कोई यहाँ पर पॉलिसी वगैरह ली गई है, तो उसमें अपनी राय भी दे सकते हैं कि इस पॉलिसीज में ये चेंजेस होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई पब्लिक है ना, उनको यहाँ पर पसंद नहीं आती है, तो वो उसके खिलाफ जो है विरोध भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। वो जो है यहाँ पर उसके खिलाफ कह सकते हैं कि ये बनना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब पॉसिबल हो पाया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। क्योंकि देखो, अगर किसी को विरोध करना है तो वो सरकार के पास डायरेक्टली तो जा नहीं सकती है, पर सोशल मीडिया के मीडियम से वो जो है सारी यहाँ पर जो है ग्रोथ कंप्लेंट यहाँ पर कर सकती है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेटेजिक इश्यूज एंड आईटी। ठीक है, अब देखो आईटी के हमने बेनिफिट काफी ज्यादा पढ़ लिए यहाँ पर कि इतना इंपैक्ट पड़ा, अच्छा इंपैक्ट पड़ा। अब देखो इसके कुछ इश्यूज भी होते हैं, इनकी वजह से थोड़े से हमारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या है, इंक्रीज कंपटीशन। ठीक है, अब देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि हर देश का जो बिजनेसमैन है वो डिफरेंट डिफरेंट देशों में अपना प्रोडक्ट जो है बेचने लगे, जिससे हर कंट्री में जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया। क्या बढ़ गया, यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे अब जो हमारे बिजनेसमैन है, ठीक है, उनको अगर रहना है, अगर कंपटीशन में रहना, तो उनको अपनी कॉस्ट जो है वो कम करनी पड़ती है, या फिर उनको जो अपना सेलिंग प्राइस है वो कम करना पड़ता है, जिनसे उनकी प्रॉफिट जो है यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से कई बिजनेस यहाँ पर बंद हो गए, या फिर कई बिजनेस जो है यहाँ पर घाटे में भी चलते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गया। दूसरा देखो क्या है, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के पहले जो कंज्यूमर था उसका बिहेवियर क्या था कि अगर उसे कोई भी सामान खरीदना तो वो कहाँ जाएगा, शॉप पे जाएगा, ठीक है, पैदल चल के जाएगा और वहां से सामान पसंद करके यहाँ पर खरीद लेगा। पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, ठीक है, क्या हुआ कि अब जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो चेंज हो गया। अब वो शॉप पे जाना पसंद नहीं करता, वो क्या करता है, घर पे बैठे ही यहाँ पर क्या कर देता है, ऑर्डर कर देता है और सामान उसके घर पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर है वो सर्विसेज ज्यादा डिमांड कर रहा है। पहले देखो क्या है कि शॉप जाएगा, खुद जाएगा और खरीदेगा, फिर लेके आएगा, पर अब सारा का सारा काम जो है वो बिजनेसमैन ही करेंगे। ये सिर्फ घर पे बैठे हैं आराम से, एक मोबाइल पे क्लिक किया, ठीक है, ऑर्डर हो गया, अब आएगा, दरवाजा खोला, ऑर्डर ले लिया, बस इतना का। ठीक है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है चेंज हो गया, जिससे जो हमारे बिजनेसमैन है उनको और यहाँ पर अपनी सर्विसेज की क्वालिटी जो है इंक्रीज करनी पड़ रही है। क्लियर है, ताकि उनके कस्टमर जो है लॉयल रहे, उनके पास ही रहे, उनके पास से ना जाए। दूसरा देखो क्या है, इंप्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से उनके पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको पता है कि उनको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर उनको ये भी पता है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी सर्विसेज कैसे कैसे यहाँ पर दे रही है, कितना रिटर्न दे रही है, कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है, सारा कुछ इनको पता है। तो इसीलिए ये जो है हाई डिमांड करते हैं, क्या करते हैं, हाई डिमांड करते हैं कि जब भी इन्हें कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलती है तो उसे कहते हैं कि हमें तो भाई बेस्ट सर्विसेज चाहिए, देख वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आप मुझे उससे अच्छा ही सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो इसीलिए जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, उनको अपनी जो सर्विसेज की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। चाहे उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाए कोई बात नहीं, पर उनको बढ़ानी ही पड़ेगी, क्वालिटी बढ़ानी ही यहाँ पर पड़ेगी, ताकि कस्टमर जो है वो खुश रहे, क्योंकि कस्टमर खुश रहेगा तभी उनका बिजनेस यहाँ पर चल पाए। क्लियर है, तो यहां तक हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इंट्रो यहां पर कर लिया है। तो अगर आपको यहां तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए अगर आपको यहां पर किसी भी तरह का डाउट, फटाफट से मैसेज करके बता दीजिए। नेक्स्ट देखो हमारा इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, अब इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, तो इससे पहले, इंटरनेट बैंकिंग से पहले जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, आपको कोई भी बैंकिंग सर्विसेज लेनी होती तो आपको कहाँ जाना पड़ता था, बैंक में जाना पड़ता था। जैसे मान लो एक पर्सन है, उसे अपने दोस्त के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो क्या करेगा, बैंक में जाएगा, ठीक है, और फॉर्म फिल करेगा और वो जो है यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करेगा। पर इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से अब क्या है कि जब भी किसी पर्सन को कोई बैंकिंग सर्विसेज लेनी होती है तो वो उसको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठे ही कभी भी बैंकिंग की जो है सर्विसेज ले सकता है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, जिससे बैंक जो कस्टमर है वो अपने घर पे बैठे किसी भी टाइम बैंकिंग की जितनी भी सर्विसेज है उसको इंटरनेट की हेल्प से यहाँ पर अवेल कर सकता है, उसको फिजिकली बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं होती है।
क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो जितने भी बैंकिंग एक्टिविटीज है उसको किसी भी टाइम किसी भी प्लेस से यहाँ पर कस्टमर अवेल कर सकता है। अब ये जो इंटरनेट बैंकिंग है वो अपनी सर्विसेज कैसे यहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो इंटरनेट की हेल्प से। कैसे? इंटरनेट की हेल्प से हम जो है कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से जो है यहाँ पर सर्विसेज को ले सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पर सर्विसेज ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखो जनरली ब्राउजर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इसकी हेल्प से हम जो है यहाँ पर सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, इंटरनेट बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या है, तो पहला बेनिफिट देखो क्या है, लेस वेटिंग टाइम। अब ये जो हमारा कस्टमर है, ठीक है, जो कस्टमर है उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। पहले देखो क्या है कि जाएगा बैंक जाएगा, वहां पर भीड़ होगी, उसको वेट करना पड़ेगा जब उसकी बारी आने तक। पर इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या है कि वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जब ट्रांसफर करना है, आपने मोबाइल ओपन करना है, कंप्यूटर ओपन करना है, क्लिक करना है और आपका अकाउंट से पैसा उसके बैंक अकाउंट में जो है डिलीवर हो जाएगा। तो वेटिंग यहाँ पर नहीं करना है। दूसरा देखो क्या है, ईज एंड कन्वीनियंस। ठीक है, इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। हम बिना बैंक जाए घर पे बैठे बैठे बेड पे लेटे लेटे हम जो है अपने जितना भी ट्रांसफर है, बैंक ट्रांसफर है, वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो कन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, हमें कोई भी गाड़ी वगैरह लेके बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेल्फ सर्विस चैनल। ठीक है, सेल्फ सर्विस चैनल का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हम खुद से यहाँ पर बैंकिंग की सर्विसेज ले सकते हो। इसके अंदर हमें किसी भी बैंक स्टाफ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंक जाते हो, ठीक है, अगर आपको पैसे जमा करवाने, तो आपको क्या है, वो जो बैंक स्टाफ है जो यहाँ पर पैसे जमा करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि कब मेरी बारी आएगी, कब उसको मैं स्लिप दूंगा, कब वो काम करेगा। पर इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से अब जो है हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद से अपना काम जो है इजीली कर सकते हो। हमें किसी भी बैंक स्टाफ पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखो क्या है, सेव टाइम एंड मनी। हमारा जो टाइम है वो सेव होता है, हमारा मनी जो है वो भी सेव होता है, हम उसको किसी प्रोडक्टिव काम में यहाँ पर लगा सकते हैं। ये तो बात हुई यहाँ पर कंज्यूमर की। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर कस्टमर्स हैं उनको क्या बेनिफिट होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, बेनिफिट्स फॉर बैंक। अब बैंक को क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, कस्टमर का तो हमें, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पता लग गया कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पहला देखो क्या है, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। अब देखो इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से क्या होता है कि जो बैंक है ना वो ज्यादा अपनी सर्विसेज कस्टमर को दे पाते हैं। ठीक है, जो जो कस्टमर उसके बैंक मतलब कि एरिया में नहीं भी आते, मान लो कि एक ब्रांच है वो लुधियाना में, ठीक है, और बाकी जो उसके मेनली कस्टमर है वो अलग अलग एरियाज में, लुधियाना में नहीं रहते। ठीक है, अगर इंटरनेट बैंकिंग ना हो तो वो सिर्फ लुधियाना के कस्टमर को ही सर्विसेज देगा और उनका प्रॉफिट उतना ही रहेगा। पर इंटरनेट बैंकिंग के आने की हेल्प से अब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में चाहे पूरी इंडिया की बात कर लो, तो हर कस्टमर इनकी सर्विसेज जो है यहाँ पर ले सकता है। जिससे क्या होगा कि ये ज्यादा कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और इसका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, इनकी जो कॉस्ट आएगी वो भी यहाँ पर कम होगी। नेक्स्ट देखो है कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म। अब देखो जो हमारा इंटरनेट बैंकिंग है इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा कम आती है, क्योंकि देखो ना तो बैंक को यहाँ पर कोई बैंक स्टाफ रखने की जरूरत है, ना ही उसको एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे करने की जरूरत है, ना ही कोई स्पेस चाहिए। ठीक है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, सारा काम कस्टमर खुद ही कर लेता है। इनको सिर्फ एक वेबसाइट बनाना है और उसको मैनेज करना है बस। ठीक है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, कोई सैलरी यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट देखो रीच वेयर देयर इज नो ब्रांच। ठीक है, अब देखो कोई भी बैंक अपनी सारी इंडिया के सारी जगह पर ब्रांच नहीं ओपन कर सकती। ठीक है, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर वो अपनी ब्रांच ओपन नहीं कर पाएगी, पर इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से जहां पर उनकी ब्रांच नहीं है वहां पे भी ये जो है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो इंप्रूव कस्टमर रिलेशनशिप। अब देखो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। कस्टमर जो है आसानी से अपना काम कर पा रहा है। कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, कि उसका जो भी बैंकिंग रिलेटेड काम है, जो भी फंड ट्रांसफर है, पेमेंट्स आनी है, पेमेंट जानी है, वो अच्छे से हो पाए। बैंक उसको इंटरनेट बैंक की हेल्प से प्रोवाइड करता है, जिससे उसका कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप जो है मेंटेन हो पाता है। नेक्स्ट देखो क्या है मोबाइल बैंक। अब देखो मोबाइल बैंकिंग भी हमारा इंटरनेट बैंकिंग की तरीके का ही है, बस डिफरेंस क्या है, मोबाइल बैंकिंग में हम क्या करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, मोबाइल का यूज करते हैं। ठीक है, मोबाइल में हमें क्या करना है, सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, जो कि हमारा पर्टिकुलरली उसी बैंक का होगा। मान लो कि हमारा जो है यहाँ पर HDFC बैंक है, क्या है हमारा यहाँ पर HDFC बैंक है, तो हमें क्या करना है, अपने मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ HDFC का जो ऐप है, जो उन्होंने ऑथराइज किया, बनाया है, उसको डाउनलोड करना और उस ऐप की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से जितने भी बैंकिंग की सर्विसेज है वो यहाँ पर ले पाते हैं। तो क्या होता है मोबाइल बैंकिंग, यहाँ पर हम जो है मोबाइल डिवाइस का यूज करके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है बैंक की, वो हम यहाँ पर अवेल कर पाते हैं। इसके लिए हमें एक ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है और वो ऐप जो है उसी बैंक का होना यहाँ पर जरूरी है। जनरली देखो ऐप्स में कौन कौन सा आ जाता है, भीम आ जाता है, फोन पे आ जाता है, गूगल पे आ जाता है, पेटीएम आ जाता है। क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है मोबाइल बैंकिंग, हम बात कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग की,
पर कई केसेस में क्या होता है कि यूजर के पास हो सकता है कि मोबाइल नहीं है, पर ये नामुमकिन ही है, आजकल के टाइम में किसी के पास मोबाइल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, चलो मान के चलता है एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर देखो इस चीज को दूर करने के लिए जो है, जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने बिना मोबाइल के भी ये सर्विस ऑफर करने की यहाँ कोशिश की है। उसके लिए बस एक कोड यूज करना था, क्या है हमारा यहाँ पर *99#, ठीक है। इस कोड की हेल्प से आप बिना मोबाइल के भी यहाँ पर जो है आसानी से सर्विसेज यहाँ पर ले सकते हो। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग ई बैंकिंग, ठीक है। जो हमारा ई बैंकिंग है, ठीक है, ई बैंकिंग आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने यहाँ पर कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। तो सबसे पहले देखो इंडिया ने आईटी एक्ट 2000 यहाँ पर बनाया है। आईटी एक्ट पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका मेन काम क्या था? जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में, उनको यहाँ पर रेगुलेट करना ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम करे और हमारे कस्टमर के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो। क्योंकि देखो जो चाहे ये बेनिफिट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करती है, पर इसका जो है ऑपोजिट भी हो सकता है। लोग इसका यूज करके कस्टमर को ठग भी सकते हैं, उनसे पैसा जो है वो ले भी सकते हैं, उनका कस्टमर का लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2000 में आईटी एक्ट लिया है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को जो है रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रेगुलर बेसिस पे जितनी भी हमारी ई बैंकिंग की ट्रांजेक्शन होती हैं उनको रेगुलेट करता रहता है। ओवरऑल जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कंट्रोल करता है, ठीक है, खास करके जो ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है उनके ऊपर भी यह निगरानी रखता है ताकि किसी भी तरह का यहाँ पर जो है फ्रॉड ना हो सके। उसके बाद देखो डॉक्टर केसी जो है हमारे यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने आईटी विजन डॉक्यूमेंट 2011-17 को यहाँ पर प्रेजेंट किया था, ठीक है। इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? गाइडलाइंस प्रोवाइड कर, जो आईटी हमारे जो आईटी सेक्टर है हमारे बैंकिंग सेक्टर में, उनको यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करने की, वो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो भी समय समय पे जो है मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लेता रहता है, नए नए प्रोडक्ट जो है यहाँ पर लॉन्च करता रहता है। क्लियर है आपको? तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट लेती है ई बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है? एनपीसीआई एंड एक्सप्लोजन ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एनपीसीआई और यूपीआई ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एनपीसी का फुल फॉर्म हमारा देखो क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको मेनली बनाया गया था बैंकों के लिए, ठीक है। किसके लिए बनाया गया था? बैंकों के लिए। इसका मेन काम क्या था? बैंकों को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिसकी हेल्प से जो बैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ पर जितनी भी उसकी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो, उसको यहाँ पर पूरा कर पाए। क्लियर है? तो जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है वो समय समय पे जो है नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करता रहता है, जिसकी हेल्प से जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा वो अच्छी अच्छी यहाँ पर क्वालिटी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो एक ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन काम जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, वेलफेयर करना है, ठीक है। सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग, किस लिए सेटअप किया था? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है, ताकि उसकी जितनी भी फिजिकल ट्रांजेक्शन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर सेटल किया जा सके। इसको बनाया कि कब गया था? यहाँ पर 2007 में इसको जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के एक्ट जो है बनाया गया था, और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन दोनों ने मिलकर यहाँ पर बनाया गया। तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? सबसे पहले किस एक्ट के अंडर बनाया? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2017, ठीक है। और किन्होंने बनाया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में यूपीआई भी कहते हैं। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा क्योंकि आजकल हम इसका बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो यूपीआई क्या है? इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कभी भी किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, हमें अगर कोई सामान खरीदना है, उसकी पेमेंट है, हम यूपीआई के हेल्प से इजीली उसको इसकी पेमेंट जो है कर सकते हैं, ठीक है। बस यूपीआई एड्रेस हमारे पास होना चाहिए जिसपे हम पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। इसको डेवलप किसने किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपने ध्यान रखना है, यूपीआई को किसने बनाया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको रेगुलेट कौन करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बनाया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने है चाहे, पर रेगुलेट करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि जो हमारे देश में जो यूपीआई का यूज है वो काफी ग्रोथ किया है, काफी लोग उसको जो है यूपीआई को यूज करने लगे, और अब तो डिफरेंट कंट्रीज भी जो है हमारे यूपीआई को यूज करने की कोशिश कर रही है, वो भी वहां पर यूपीआई का सिस्टम अडॉप्ट करने वाली है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो एक डाटा है
कि मई 2021 में जो यूपीआई प्लेटफॉर्म था उस पे जो मंथली एक्टिव यूजर थे वो कितने थे, 150 मिलियन। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि यूपीआई का यूज कितना किया जा रहा है। ठीक है, मंथली एक्टिव यूजर, ठीक है, जो यूजर एक्टिवली यूपीआई को यूज करे 150 मिलियन थे हमारे किस में 2021 में। ठीक है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लान बनाया है कि 2025 तक इसको 500 मिलियन तक ले जाएंगे, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि जैसे लोगों में इसका क्रेज बढ़ रहा है ना, लोग इसको यूज करना चालू यहाँ पर कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यूपीआई ट्रांजेक्शन, जितनी भी हमारी यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है यूपीआई के थ्रू, उसमें भी काफी ग्रोथ देखी गई है। 2018-19 में ये था हमारा 23%, पर 2021 में जाकर ये कितना हो गया हमारा 55%। तो आप ग्रोथ देख सकते हो कितनी यहाँ पर हमारी यहाँ पर ग्रोथ हुई है, लगभग डबल से भी ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ हुई। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, वेब कंज्यूमर्स। ठीक है, वेब कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर का मीनिंग आपको पता है, कंज्यूमर कौन है, जो कि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। वेब का मतलब आप लोग को पता है, जो हमारी वेबसाइट होगी, इंटरनेट होगी। तो वेब कंज्यूमर, ठीक है, वो कंज्यूमर होते हैं जो कि इंटरनेट की हेल्प से गुड्स और सर्विसेज को ऑर्डर करते हैं और उसको मंगवाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप कोई यहाँ पर वेबसाइट से कोई सामान खरीदते हो, अमेजोन से कोई सामान खरीदते हो, तो आप क्या कहलाते हो, वेब कंज्यूमर कहलाते हो। तो यहाँ पर देखो, वेब कंज्यूमर मीन्स एनी नेचुरल पर्सन, कोई भी नेचुरल पर्सन हु प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द सप्लायर वेबसाइट। यानी कि आप सप्लायर की वेबसाइट पे जा रहे हो और उसको ऑर्डर कर रहे हो कि मुझे ये गुड्स और सर्विसेज जो है सप्लाई कर दो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेब कंज्यूमर। ठीक है। अब ऑनलाइन शॉपिंग, इसको आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कह सकते हो, ऑनलाइन कंज्यूमर भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। पहला देखो क्या है, सेव टाइम्स एंड एफर्ट्स। हमें कहीं पे भी फिजिकल स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट को अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम यहाँ पर ऑर्डर करते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और एफर्ट भी बचता है। नेक्स्ट देखो क्या है, शॉपिंग एट होम। ठीक है, हम घर पे बैठे यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा, वाइड वैरायटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल। ठीक है, जब हम ऑनलाइन यहाँ पर सामान देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आप किसी दुकान में जाओ ना, तो उसमें लिमिटेड स्टॉक होता है। अगर आपको कोई मान लो जीन्स की पैंट लेनी तो उसके पास लिमिटेड होगा, पर अगर आप ऑनलाइन देखने जाओ ना, तो आपको दुनिया भर की जीन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, गुड डिस्काउंट और लोअर प्राइस। अब देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि लोगों को ना तो कोई फिजिकल स्टोर यहाँ पर लेना पड़ता है, ना ही ज्यादा यहाँ पर इंप्लॉयज रखने पड़ते हैं, जिनसे उनकी कॉस्ट जो है वो कम आती है, तो वो ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ऑनलाइन पे हमें डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाते हैं। उसके बाद गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसके लिए हमें जो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके ऊपर हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। क्लियर है आपको? अगर आप दुकान पे जाओ तो वहां पर हो सकता है कि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कई बार दुकान गलत इन्फॉर्मेशन में दे देते हैं, पर यहाँ पर देखो ऑनलाइन में सभी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको रिटर्न में मिल जाती है। अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कंपेयर वेरियस मॉडल्स एंड ब्रांड्स। तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के सामान को यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हो, ताकि आप जो है प्रॉपर प्रोडक्ट यहाँ पर खरीद पाओ। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स एंड वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी उसके बढ़ने की वजह से, ठीक है, उसके बढ़ने की वजह से जो हमारी वर्क फोर्स है जो कि यहाँ पर काम करती है, उसमें भी कई सारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो करने की रिक्वायरमेंट हुई है। क्योंकि देखो आजकल ज्यादातर जो काम है वो मशीनों के हेल्प से लिया जा रहा है, यानी कि जो हमारा वर्क फोर्स है, ठीक है, उसको ऐसे वर्क फोर्स जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनको नॉलेज है, उनको तो काम मिल रहा है। ठीक है, उनमें तो काम मिल रहा है, पर जो जिनको उनकी नॉलेज नहीं है उनको यहाँ पर काम नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि जो हमारे यहाँ पर वर्क फोर्स है, जो लेबर है, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको नॉलेज दी जाए, ताकि वो भी जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, जब भी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, हमारे में कुछ चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे, तो उसमें हमें जो है वर्क फोर्स को यहाँ पर कंपोज करना पड़ेगा, यानी कि वर्क फोर्स ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप कर पाए और काम कर पाए। ठीक है, जिससे हमारे प्रोडक्शन की भी इंक्रीज हो, जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी भी यहाँ पर इंक्रीज हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उन लेबर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे से काम कर पाए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनको यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। उन लेबर पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और उनको जो है कामों पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर लानी पड़ेगी। अब वर्क फोर्स
फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो वर्कर है या फिर जो एम्प्लॉय है उसका काम करने मायने रखता है। अगर वो यहाँ पर अच्छा काम करके दे रहा है तो बाकी चीजें यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाती है कि वो काम कहाँ से कर रहा है, वो घर से कर रहा है, सड़क पे कर रहा है या फिर ऑफिस में आपके काम कर रहा है, वो चीजें नहीं देखी जाती। बस क्या देखा जाता है कि जो पर्सन को काम दिया गया क्या वो अच्छे तरीके से कर रहा है कि नहीं। इसमें वर्कर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप घर पे भी काम कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपको ऑफिस में अच्छा लगता है तो आप ऑफिस में आके भी काम कर सकते हो, पर काम जरूरी होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन आ चुकी है, उसकी वजह से क्या हुआ कि आजकल अगर किसी बिजनेस को कोई काम कराना हो तो वो सिर्फ अपने देश में कोई पर्सन नहीं ढूंढेगा, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में किसी पर्सन को हायर कर सकता है अपना काम करने के लिए। जैसे आपने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना है ना, उसमें क्या है, कंपनीज क्या करती है, सिंपली पर्सन को हायर करती है अलग अलग देशों में, ठीक है, कोई यूएसए की कंपनी तो इंडिया में पर्सन को हायर करती है ताकि वो जो है उनका काम कर सके, क्योंकि लेबर सस्ती मिल जाती है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से क्या है कि कोई भी वर्कर हो वो जो है अलग अलग कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, और ऐसे ही जो बिजनेसमैन है वो जो है अलग अलग वर्कर से यहाँ पर काम करवा पाते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट है। लोग अब घर पे बैठे जो है काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से अब क्या होता है कि कभी कोई मीटिंग करनी हो ना तो आप सिंपली अपने लैपटॉप पे घर पे बैठे मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बिजनेसमैन कहीं अगर बैठा हुआ है बाहरले देश में तो वो इंडिया में अपने एम्प्लॉय से आराम से मीटिंग कर सकता है, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर चला। क्लियर है? अब देखो जब वर्क फ्रॉम होम की बात आती है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखो लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है, बिजनेसमैन कहीं और बैठा है, कंप्यूटर पे जो है बातचीत तो चल रही है पर वो कोऑर्डिनेशन उनके बीच में जो है नहीं बैठ पाता, जिससे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती है वो यहाँ पर सिक्योर नहीं रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। अब आप जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारे देश में उसको कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को 2000 में पास किया गया था। इसका मेन काम क्या था, हमारे देश में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है जो इसमें काम करते हैं उनको रेगुलेट करना, गाइडलाइन देने की, उनको अपना काम ऐसे जो है करना चाहिए ताकि जो कस्टमर है उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। उसके मेन काम क्या था, देखो फैसिलिटेट ई गवर्नेंस ई कॉमर्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ यूजर। तो जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए जो भी हमारे यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर रेगुलेट करना, गाइडलाइंस इशू करनी। नेक्स्ट देखो लीगल अप्रूवल टू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पर अप्रूवल भी यहाँ पर प्रोवाइड करना कि ये ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है और ये ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो द एक्ट इंस्ट्रक्ट्स बैंक टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये जो एक्ट है वो बैंक को, जितने भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होती हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना आपके लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हुई तो आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है, हमने डिटेल में पढ़ लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल बैंकिंग के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है एग्जाम। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।